नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। वाली खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि यूके SSC पेपर लीक से जुड़ा हुआ यह मामला। आरोपी हकम सिंह को जेल से जमानत मिल चुकी है। शशिकांत और विपिन बिहारी को भी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। राज्य सरकार ने जमानत के खिलाफ कड़ा विरोध किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। यूके SSC पेपर लीक से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, जहां पर इस पूरे मामले से जुड़े हुए आरोपी हकम सिंह को करीब साल भर बाद आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। तो बड़ी खबर यूके SSC पेपर लीक केस से जुड़ी हुई है, जहां पर आरोपी हकम सिंह को करीब 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। हकम सिंह के साथ शशिकांत और विपिन बिहारी को भी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। हालांकि राज्य सरकार ने जमानत के खिलाफ कड़ा विरोध किया है। तो यूके SSC से जुड़ी हुई खबर, जहां पर आरोपी हकम सिंह को करीब साल भर बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी पीयूष, आपसे समझना चाहेंगे कि यूके SSC पेपर लीक मामले के जो आरोपी है हकम सिंह, अब उसे जमानत दे दी गई है। इस पर क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड पेपर लीक मामले के उसी संबंध में कहीं ना कहीं जेल में 1 साल से बंद हाकम सिंह को जमानत दे दी है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस जमानत की स्वीकृति का निर्णय जो है वो न्यायाधीश AS बोपन्ना और प्रशांत कुमार मिश्रा ने बहस सुनने के बाद कहीं ना कहीं जमानत को मंजूर की है। इसके साथ ही इसी मामले में विपिन बिहारी और शशिकांत को भी जमानत मिल गई है। हालांकि राज्य सरकार ने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी DV परशुराम ने सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में 1,18,264 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें से 60,076 पुरुष मतदाता, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 58,188 है। सर्विस मतदाताओं की संख्या की अगर बात की जाए तो 2207, इनमें से महिला मतदाता 57, जबकि पुरुष मतदाता 2150 हैं। इस चुनाव के लिए कुल मतदेय स्थल 188 हैं और कुल मतदान केंद्र 172 हैं। वहीं 15 माइक्रो ऑब्जर्वर हैं। बागेश्वर उपचुनाव में 1264 मतदाता है। इनमें से 60,076 पुरुष, 58,188 महिला है और सर्विस मतदाता है 2,207 और PWD मतदाता है 1356। अभी टोटल पोलिंग बूथ है 188 पोलिंग बूथ, 172 मतदान केंद्र है। वल्नरेबल पोलिंग बूथ 15। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से ही इस बात को लेकर कहती आई है कि उपचुनाव में सरकार की तरफ से सट्टा का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए धनबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और जनता वहां परिवर्तन चाहती है। बीजेपी को एहसास हो चुका है कि वह चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वहां ड्यूटी में तैनात केंद्रीय ऑब्जर्वर पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, लगातार कांग्रेस ने कहा है कि इस चुनाव में बाई इलेक्शन में सरकारी मशीनरी का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। चुनाव आचार संहिता की
धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, धन बल का इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरह का वहां पर वातावरण बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, भयभीत है। जनता का रुझान, जनता का आशीर्वाद, सहयोग निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में है। वहीं नई टिहरी में शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कलेक्टर सभागार में जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में लगभग 45 मामले दर्ज किए गए हैं। अभी तक के मामले में पुनर्वास, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और जल निगम के आपदा से संबंधित मामले आए, जिनमें अधिकतर मामले निस्तारण किए गए हैं। बाकी संबंधित अधिकारियों को भेजे गए हैं। साथ ही साथ तय सीमा के अंतर्गत निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें अभी तक करीबन 45 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स की हैं, जिसमें कुछ हैं सड़क से संबंधित, कुछ मुआवजे से संबंधित हैं, कुछ जो आपदा से क्षति हुई है उससे संबंधित हैं और समस्त डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो शिकायतें हमारे पास आज आ रही हैं उनका निस्तारण आज या तो यहीं हो जाए या फिर जो भी टीम मौके का निरीक्षण करना है तो डिपार्टमेंट्स की टीम्स भी आज ही निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट लगा के उसका मामले का मयूरी एसडीएम नंदल कुमार की ओर से मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण के कार्यों को समाप्त कराए जाने को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों की एसडीएम कार्यालय में बैठक की गई। वहीं एसडीएम मसूरी की तरफ से मसूरी लाल रोड का निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान कई दुकानदारों और होटल मालिकों को माल रोड पर अव्यवस्थाएं फैलाए जाने को लेकर जमकर फटकार भी लगाई गई और उन पर केस दर्ज करने की भी चेतावनी दी गई है। एसडीएम मसूरी की तरफ से सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि माल रोड में अगर कोई भी अव्यवस्था या फिर अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि माल रोड के काम को तेजी से किया जाए। कई चौक हैं जिनका सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। मसूरी पिक्चर प्लेस और गांधी चौक पर कोबल स्टोन लगाए जाने का कार्य किया जाना है, जो कि जल्दी शुरू किया जाएगा। का जो लगभग कॉबलिंग वर्क हो चुका है, जितनी इंपॉर्टेंट चौक्स थे सब में कॉबलिंग का काम हो गया है। बारिश के कारण अभी जो फाइनल बिटुमिनस लेयर डलना है वो नहीं डला है, तो अभी प्लानिंग जो हो रही थी कि क्योंकि अभी बीते कुछ महीनों से यहाँ पे काफ़ी रश रहता है टूरिज्म का, अभी वो रश रिलेटिवली काफ़ी कम है, तो उसी सिलसिले में मीटिंग रखी गई थी ताकि जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये कन्वे कर दें कि हम जो है जो दो हमारे इम्पोर्टेंट चौक्स हैं जो कनेक्ट करते हैं मॉल रोड को, एक पिक्चर पैलेस और एक अपना लाइब्रेरी चौक है, वहाँ पे भी कॉबलिंग का काम जो है हमने प्लान करा हुआ है और कल से जो है उसको पिक्चर पैलेस से टेकअप करते उसको स्टार्ट भी करेंगे और जल्द ही जो है इस मंथ के एंड तक हम लोगों ने ये प्लान किया है कि इन दोनों चौक्स पे भी इम्पोर्टेंट जो कॉबलिंग वर्क होना है, क्योंकि वो जो मॉल रोड का जो कंप्लीट काम है उसके कार्य अभी हमारा प्रगति पर कार्य चल रहा है। हमने मोटा बड़े काम कर लिए हैं। जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें रह गई थी जो वर्षा काल में नहीं हो सकते थे, उसको हम टेकअप करने जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने नियोजित कर लिया है और जो हमने काम किया है, जब काम होता है तो कहीं कहीं हाउस कीपिंग की भी समस्या आती है और उसको भी साफ़ सफाई करके और चमकाने वाली बात की गई है और ये ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। हमने 4 चौक जो इंटरनल थे उस पर काम कर लिया है और जैसे कि वर्षा काल में काफ़ी ज़्यादा रेता बिजली बहकाने की समस्या भी हुई है और अभी रोड का एक लेयर और होना है, तो ये सब होने के बाद उन चौक की सफाई की जानी है। यह काम का है। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जी हाँ, सिर्फ केंट देता है 4 साल तक फ्री सर्विस और सर्विस मिले सबसे फास्ट। केंट का सबसे शुद्ध पानी पीते रहें और बेफिक्र रहें। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में 1 बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल,
डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे हैं। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का। तभी तो हम हैं इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, अप टू 50 MVA। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल में। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शासकीय स्कूल ने छत्तीसगढ़ में शिक्षा के विकास को एक नया आयाम दिया है। हम ये चाहते हैं सर कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़े, आगे बढ़े, और हम तो नहीं पढ़ा पाते दूसरे स्कूल में जैसे, और हमारा तो इतनी हैसियत नहीं है कि हम सर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकें। हम इसमें सीएम साहब को धन्यवाद करना चाहते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में बना धान उपार्जन का नया रिकॉर्ड। पहली 15 कुंटल धान लेवत रही से अभी 20 कुंटल करे है। ओकर से किसान मन बहुत खुश हवे और किसान के रकबा पंजीयन है जेहा बाढ़े है। जे खेती करना छोड़त रही आजकल के लइका मन हा वो खेती करना चालू कर दे है। प्रगति के साथ बढ़ रहा है भरोसा न्याय पर। कहीं चिकनी कढ़ाई, कहीं कालिक जम आई, जले दूध से जल गए पतीले। ऐसे देसी दागों का विदेशी डिशवॉश साबुनों से हटना नामुमकिन है। इसीलिए अपनाइए नीम, नींबू और राख की ताकत वाला पतंजलि डिश वॉश बार और लिक्विड। हाथों पर नर्म, चिकनाई पर सख्त पतंजलि डिश वॉश और लिक्विड। समृद्धि और उन्नति की ओर कदम बढ़ाता उत्तराखंड, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर देश का मान बढ़ाता उत्तराखंड। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को समर्पित योजनाओं से आज प्रदेश उन्नति की ओर प्रशस्त हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य ने देश के नीति आयोग द्वारा जारी 2022 की निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पद हासिल करने के साथ ही देश में निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप 10 में स्थान पाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज राज्य में उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने में यहाँ की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिजनेस इकोसिस्टम पर फोकस कर बन रहे औद्योगिक पार्क आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक एस्टेट के विकास के साथ राज्य में सरल निर्यात नीति के साथ ही लॉजिस्टिक नीति लागू कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेयरी उत्पाद, कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य एवं आयुष, पर्यटन, खाद्य पदार्थ, हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ कई उत्पादों का प्रमुख रूप से निर्यात किया जा रहा है। उद्योगों को आगे बढ़ाने में निर्यात में एक जिला 2 उत्पाद यानी ODTP को शामिल कर उत्तराखंड के जिले भी आर्थिक उड़ान भर रहे हैं।
देश दुनिया से राज्य तक इजी कनेक्टिविटी आज निर्यात को नए आयाम प्रदान कर रही है। यहाँ की सड़कों, हाईवे, ट्रेन और एयरलाइंस का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसमें राज्य के देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे का प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण, जहाँ राज्य में निर्यात को देगा ग्लोबल पहचान। वहीं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ जुड़ने से उत्तराखंड के उद्योग निर्यात को मिलेगी एक नई उड़ान। औद्योगिक नवनिर्माण से सशक्त समृद्ध बन मिली राज्य को नई पहचान। देश के निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 बन उत्तराखंड को मिला सम्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शोले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हर सोमवार की तरह आज भी जिलाधिकारी ने देहरादून कार्यालय में जनता दरबार लगाया और जहां पर जिलाधिकारी सोनिका को लगभग 107 शिकायतें प्राप्त हुई, जो कि जमीन, बिजली, पानी, शिक्षा और घरेलू विवाद संबंधित रही और ज्यादा शिकायतें सीनियर सिटीजन लोगों की तरफ से सामने आई। कई शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी सोनिका ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। वहीं बाकी शिकायतों का संज्ञान लेकर उस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी, ऐसा जिलाधिकारी का कहना है। वहीं बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव को लेकर मतदाताओं का पार्टियों को आज रवाना किया जाएगा। 5 सितंबर यानी कि कल मतदान होना है। विधानसभा क्षेत्र में 188 बूथ हैं। डिग्री कॉलेज में मतदाता पार्टियों को ईवीएम देकर उनके बूथ पर भेजने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहले मतदान पार्टी माला डोब और जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया है। हमारी सभी पोलिंग पार्टी आज ही मूव कर रही हैं। 188 हमारे बूथ्स हैं, तो हमारी टोटल 188 पोलिंग पार्टीज मूव कर रही हैं। हमारा जो सबसे दूरस्थ बूथ है दाबू करके एक बूथ है, जो 40 किलोमीटर ऑन रोड है, प्लस 5 किलोमीटर वो पैदल बूथ है, तो वो सबसे दूरस्थ बूथ हमारा पड़ेगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी हमने सबको ईवीएम सभी पार्टी ने रिसीव करा ली है। अभी सेक्टर और जोन की ईवीएम रिसीव करा रहे हैं, तो लगभग शाम तक 3-4 बजे तक सभी जो दूरस्थ है दाबू बूथ की भी है वो भी पहुँच जाएगी। तो कल उपचुनाव होने हैं और इसी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल जनता तय करेगी कि आखिर किसके सर पर सत्ता का ताज सजने वाला है। उपचुनाव की जंग में जनता ने भी अपना पूरा मूड बना लिया है और इसी कड़ी में सभी मतदाताओं ने भी अपना मन बना लिया है और सभी पार्टियां भी अपनी चुनावी प्रचार के बाद अब चुनावों में मतदान और उसके नतीजों के इंतजार में हैं। वही हमारे साथ हिमांशु शक्ता संवाददाता हैं, बागेश्वर से सीधा जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से कल उपचुनाव होने हैं, सबसे पहले अगर तैयारियों को लेके बात की जाए, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान केंद्रों में जो ईवीएम को भी रवाना कर दिया गया है हरी झंडी के लेकर, कैसी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं? ये बागेश्वर उपचुनाव का कल मतदान हो, इसको लेकर सुबह जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनकी हरी झंडी दिखाकर उन्होंने मतदान पार्टियों को रवाना किया है और पूरे विधानसभा क्षेत्र में 188 बूथ हैं जिन पर सारी पार्टियां रवाना कर दी गई हैं और कल मतदान शांतिपूर्वक सफलता से संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा 3 जोन और 28 सेक्टरों में विधानसभा क्षेत्र को बांटा गया है और मौसम सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर तमाम तैयारियों के साथ प्रशासन ने मतदान की तैयारियां की। जी हिमांशु, इसके अलावा ये भी समझना चाहूंगी कि देखिए जिस तरह से हर बार चुनाव होते हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी खास व्यवस्था की जाती है। इन चुनाव में क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है? हाँ, जो सीनियर सिटीजन के मतदान को लेकर पोस्टल बैलेट की यहाँ पर व्यवस्था है, मतलब घर जाके उनको मतदान का अधिकार मिल सकता है। इसके अलावा वो सारी तैयारी की गई है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सकें। जी हिमांशु, अब तो जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है, क्योंकि देखिए अब चुनाव में देखा जाए तो बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए, साथ ही साथ पार्टियों की बात की जाए और जनता की बात की जाए, क्या रुख आपको देखने को मिल रहा है? कल तक शाम 5 बजे तक मतदान और ये चुनाव को लेकर
काफी जोर शोर से सभी पार्टियों ने प्रचार किया था। उसके बाद से प्रचार थम गया है। प्रत्याशी अब अब जनता भी मन बना रही है, आपस में बातचीत हो रही है कि कल आखिर अब ये देखना होगा कि कल आखिर किसको जनता जीत की ओर आगे बढ़ाती है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि किसके सर पर आप सत्ता का ताज सजने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून में खाली हुए सरकारी जमीनों को लेकर ये खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सरकारी जमीनों के मामले में जांच कर रहे एसआईटी ने 2 वकीलों के साथ अन्य 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वकीलों पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार का कहना है कि पुलिस केवल वकीलों को निशाना बना रही है, जबकि मामले में रजिस्ट्रार ऑफिस के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिना अधिकारियों के कैसे जमीनों के दस्तावेज में छेड़छाड़ हुई है। साथ ही साथ चेतावनी देते हुए कहा कि पूर्व में केले माउंट टाउन में भी घटी कोठी पर बुलडोजर मामले में मुख्य आरोपी केपी सिंह को क्यों पुलिस शरण दे रही है, जबकि पी सिंह ही रजिस्ट्रार ऑफिस मामले का मुख्य आरोपी है। अगर पुलिस जल्द सही से कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वकील सड़कों पर उतरकर पुलिस मुख्यालय की ओर और साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें सीबीआई की जो हमने मांग करी है, अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो हम माननीय उच्च न्यायालय में जाकर दरवाजा खटखटाएंगे और वहां भी यही कहेंगे कि जो इसमें जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी लिप्त हैं, जिन्होंने करोड़ों का राजस्व का नुकसान किया, आम आदमी का नुकसान किया और अपनी जेबें भरी हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। जिन सरकारी कर्मचारी, चाहे वो एसडीएम हो चाहे एडीएम हो, जो भी इन 20-22 सालों में उत्तराखंड में आए हैं, उनकी भी तो संपत्ति की जांच हो एक बार। तो आपने नाराजगी में बताइए पूरे मामले। हमारा ये कहना है कि जो पुलिस द्वारा हापुड़ में लाठीचार्ज किया गया, बारिश देहरादून उसकी निंदा करती है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।